तो अब बारी है हमारे क्लास 10th का जो मैथ का चैप्टर नंबर 5 है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके ऊपर। तो देखो, पिछली सारी वीडियोस में हम लोगों ने एनसीईआरटी बेसिस पे सारे बुक में जितने भी टॉपिक, कॉन्सेप्ट और स्टेटमेंट दिए गए हैं उनका हिंदी में मतलब आसानी से समझे थे। अब बारी है हमारा चैप्टर नंबर 5 की। तो देखो यार, वैसे तो इसमें कुछ ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो तुम्हें ऐसे पढ़ने हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जो तुम रिलेट कर कर समझ सकते हो। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही आसान है, लेकिन केवल समझने की देरी है। ठीक है। तो देखो, पिछली सारी वीडियोस तुम्हें चैनल पे मिल जाएंगी और उन्हें तुम जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में तो लिंक मैंने दे ही दिया है। फिलहाल बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर, और हम लोग जो है इसे बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, इसे समझने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। वो कौन सी बातें हैं? तो देखो, अरिथमेटिक और प्रोग्रेशन ये दो वर्ड हैं। ठीक है। प्रोग्रेशन एक ऐसा वर्ड है जो एक ऐसा चीज़ को शो करता है जिसको देखने से तुम्हें खुद को महसूस होगा कि हाँ, इसमें ऐसा चीज़ होगा, और वो क्या है आगे हमें मालूम चलेगा। तो देखो, एक वर्ड आता है सीक्वेंस। ठीक है। और ये सीक्वेंस जो है, ये तुम अपने असेंबली के टाइम में या फिर अपने गार्डियन से सुने होंगे। ये सीक्वेंस आखिर है क्या? तो देखो, ये एक ऐसा वर्ड है जो तुम्हें बताता है कि कोई भी वस्तु या फिर कोई भी जो नंबर्स है वो किसी डेफिनेट ऑर्डर में है। ठीक है। और वो बताता है कि एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है। ये जो सीक्वेंस वर्ड है ये कुछ इस प्रकार से डिफाइन होता है, और यही जो सीक्वेंस है ये हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जोड़ता है। जो वर्ड तुम्हारा प्रोग्रेशन है वो कुछ सीक्वेंस का ही काम करता है। ठीक है। तो देखो, तुमने अपने अराउंडिंग में जो नेचर है हमारा, उसमें तुमने बहुत सारे ऐसे वस्तुओं को देखे होंगे जिसमें कुछ ना कुछ पैटर्न शो करता है। जैसे कि वो कौन कौन से पैटर्न होते हैं? जैसे कि तुमने सनफ्लावर देखा होगा, उनकी पत्तियां देखी है, उनके जो पेटल्स होते हैं उनको देखना एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हैं। और उसी तरीके से बहुत सारे ले सकते हो तुम एग्जाम्पल, जैसे कि जो मधुमक्खी का छक्का छत्ता होता है, सॉरी, वो उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं जो एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है। मेज में भी ग्रेन्स तुम देख सकते हो। जो स्पाइरल होता है पाइन एप्पल के, उसे भी तुम देख सकते हो। पाइन एक फ्रूट है जिनके कोन को भी तुम देख सकते हो। जो पाइन का ट्री होता है उसका ट्री कुछ इस प्रकार से देखता है। तो ये एक डेफिनेट पैटर्न सारे पाइन में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कुछ अपने डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स हैं जो तुम अपने आसपास में देख सकते हो और ऑब्जर्व कर सकते हो कुछ पैटर्न को। तो आओ जरा देखते हैं कि क्या है। तो देखो, पहला जो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है वो बता रहा है कि रीना जो है एक जॉब के लिए अप्लाई की हुई है, और वो जो है सेलेक्ट भी हो जाती है। उसके ऑफिस में जो पोस्ट पर है वो, उसके लिए उसे स्टार्टिंग मंथली जो है 8,000 रुपीज ऑफर किया जा रहा है, और एनुअल इंक्रीमेंट के वजह से उन्हें 5,500 रुपये हर साल बढ़ रहे हैं। मतलब 8,000 रुपये उसे पर मंथ मिलेगा, लेकिन जैसे ही एक साल बीतेगा उसको 500 रुपये और दिए जाएंगे। समझ में आ गया? जैसे ही एक और साल बीतेगा उसका जो अमाउंट था 8,000 रुपीज, वो अब बन जाएगा 9,000 रुपीज। तो 9,000 कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये 2 साल का जो तुम्हारा 500 और 500 इंक्रीमेंट हुआ था वो अब 1,000 हो गया, और वो प्रिंसिपल में जुड़ गया, तो वो टोटल जो है तुम्हारा 9,000 बन जाएगा। इसी तरीके से तुम देख रहे हो कि उसकी सैलरी जो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में बढ़ती जा रही है। तो ये जो तुम्हारा ओवरऑल सैलरी है वो तुम्हें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। फर्स्ट ईयर में 8,000, सेकेंड ईयर में 8,500, थर्ड ईयर में 9,000, इसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है। तो तुम यहाँ पे देख रहे हो एक सर्टन पैटर्न को। वो पैटर्न कौन सा है? जैसे ही एक साल बीत रहा है वो 500 रुपये बढ़ जा रहा है, और जैसे ही एक और साल बीत रहा है 500 रुपये और बढ़ जा रहे हैं। इस तरीके से देख रहे हो कि हर साल में तुम्हारा जो फिक्स्ड अमाउंट है उसमें 500 बढ़ बढ़ जा रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, और यही प्रोग्रेशन को शो करेगा। ठीक है। और सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, तुमने अपने घरों में सीढ़ी को कुछ देखा होगा। तुम्हारे घरों में जो सीढ़ी होती है वो तुम देखो तो कुछ इस प्रकार से रिलेट कर पाओगे, लेकिन कमर्शियल में तुम देखोगे तो वो ऑलवेज पैरेलल डिस्टेंस पे ही रहता है। उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने घरों में यूज किए जाने वाले लैडर को देख रहे हैं। जो रंग्स होता है उसका, रंग्स मतलब ये वाला जो पाँव रखने वाला जो जगह होता है, जो सीढ़ी होती है, उसे हम लोग रंग्स बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर लास्ट वाला रंग जो है वो तुम्हारा 45 सेंटीमीटर का है, तो और वो जो रंग्स है वो ऑलवेज 2-2 सेंटीमीटर से कम होता जा रहा है, तो तुम्हें बताना है कि टॉप तक आते हुए उसका डिस्टेंस या दूरी जो है वो कितना रह जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो जो बॉटम वाला है उसका कितना हो जाएगा 45, फिर 43, फिर 41, फिर 39, 37, 35,
3 और 31। तो ऑलमोस्ट ऊपर पे आते आते जो हाइट है, जो डिस्टेंस है रंग्स का, वो हो गया हमारा 31। तो इस तरीके से तुम देख रहे हो डेफिनेट पैटर्न को। सेम वैसे ही कुछ और एग्जांपल है जिन्हें हम लोग फटाफट नजर डाल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 3 को देखो। एक सेविंग स्कीम है, ठीक है, जिसके द्वारा तुम देख रहे हो कि अमाउंट जो है 3 सालों में जितना डालेगा बैंक में। देखो सबसे पहले ये समझो कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। एक बैंक जैसा सिस्टम है कि अगर तुम इसमें पैसे को डालोगे, ठीक है, जितना डालोगे उसमें से एक भी पैसा नहीं निकालोगे, तो 3 सालों के अंदर जितने पैसे तुम इसके अंदर डाले रहोगे वो तुम्हारा 5/4 टाइम्स हो जाएगा अपने एक्चुअल अमाउंट के। ठीक है। तो उसी तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट जो है 8,000 का है, तो तुम्हें बताना है कि 3, 6, 9 और 12 ईयर बाद कितना रहेगा उसमें। ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम जानते हो कि 8,000 रुपीज उसमें इन्वेस्ट किया गया है। 3 सालों में तुम्हारा मालूम है कि 5/4 टाइम्स हो जा रहा है, तो इसका तुम 5/4 टाइम्स निकाल दो। ये वैल्यू जितना आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा 12,500। अब इस वैल्यू का तुम देख रहे हो इस वैल्यू का 6 ईयर पे निकालना है। तो सबसे पहले तो तुम देखो कि अगर तुम इस वैल्यू का 5/4 टाइम्स करोगे तो वो 3 साल का निकल जाएगा। यानी ओवरऑल इस वैल्यू का 3 साल बाद निकला था, और इसका 3 साल निकालोगे तो ओवरऑल इस वैल्यू का जो है 6 साल बाद इतना वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। उसी तरीके से अगर तुम चेक करना चाहो तो इस तरीके से तुम चेक करते हुए जा सकते हो। ओवरऑल तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा। क्लियर है बात। ठीक है। तो ये जो है ये एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 पे आते हैं। देखो यहाँ पे जो है एक स्क्वायर है, फिर उसके बाद एक के अंदर 4 स्क्वायर है, उसके बाद एक के अंदर 9 स्क्वायर है। तो ये क्या मतलब क्या बताना चाह रहा है। देखो द नंबर ऑफ यूनिट्स स्क्वायर इन स्क्वायर विद द साइड 1, 2, 3 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। देखो कह रहा है कि जो स्क्वायर है वो नंबर जो साइड है 1, 2, 3 उसका स्क्वायरिंग होते चला जा रहा है। ठीक है। तो पहला का स्क्वायर 1 होता है तो 1 स्क्वायर आ गया। दूसरा का स्क्वायर 4 होता है तो एक स्क्वायर के अंदर 4 स्क्वायर को हम लोगों ने बना दिया। तीसरा का स्क्वायर 9 होता है तो उसी तरीके से यहाँ पे 9 स्क्वायर को एक ही स्क्वायर के अंदर बना दिया। अगर पांचवी एग्जांपल की बात करें तो इसमें बताया गया है कि जो साकिला है वो उसकी बच्ची के मनी बॉक्स में, जो पिगी बैंक होता है, उसमें 100 रुपीज डालती है। ठीक है। और वो कब डालती है, जब उसकी बच्ची 1 साल की थी। अब देखो हर एक साल जो है वो अपने बच्ची की बॉक्स में 50 रुपये की इंक्रीमेंट करती है, यानी बढ़ा बढ़ा देती है। एक साल बाद 50 रुपया, फिर एक साल बाद 50 रुपया, इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते वो तब तक डालती है जब तक कि उसकी बच्ची का जो बर्थडे जो है वो आता रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से तुम देखो तो उस केस में जो मनी है उसके पिगी बैंक में वो कुछ इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। एग्जांपल नंबर 6 की बात करें तो आप देखो इसमें बताया गया कि एक पेयर ऑफ रैबिट है जो इतनी छोटी है कि 1 महीने में वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, यानी रिबॉर्न नहीं कर सकती और रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है। ठीक है। लेकिन 1 महीने बाद हर एक जितने भी पेयर हैं वो आसानी से वो अपने जो बेबीज हैं उन्हें बॉर्न कर पा रही हैं। ठीक है। तो देखो पहला महीना में वो नहीं कर पाई, कैंसिल। दूसरा महीना में बात किया जाए तो ये जो है एक सब्सटीट्यूएंट को बॉन्ड की, फिर यहाँ से एक और महीने बाद यहाँ पे ये हुई, फिर ये वाला बॉन्ड हुआ, फिर इधर से एक और बॉन्ड हुआ। इस तरीके से जो है हर एक जितने भी बचे हुए थे वो सारे जो हैं वो बॉन्ड करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा ओवरऑल जो केस है वो कुछ इस प्रकार से आ गया। ठीक है। अब देखो ये इन सारे एग्जाम्पल जो तुमने ऊपर देखे उसमें सभी जो है कुछ ना कुछ पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब इसी तरीके से तुम देखो तो तुमने पाया कि जो सक्सीडिंग टर्म है वो हमें प्रीसीडिंग टर्म में कुछ ना कुछ ऐड करने पे, मल्टीप्लाई करने पे आया है। देखो जो हमारा ये ये वाला टर्म है, ये जैसे ये प्रीसीडिंग टर्म हो गया मतलब पिछला टर्म, और ये जो है इससे अगला टर्म हो गया, तो इसे हम लोग सक्सीडिंग टर्म बोलेंगे। और ये जो प्रीसीडिंग टर्म है इसमें कुछ ना कुछ फिक्स्ड अमाउंट से ऐड करने पे या फिर मल्टीप्लाई करने पे हमें ये वाला टर्म हमें मिला है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल को देखा। अगर हम दूसरी तरीके से बात करें तो इसके हम लोगों ने स्क्वायर या फिर कंसेक्यूटिव नंबर को पाया, और ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे कि इस केस में हम लोगों ने इसका स्क्वायर को निकाला, इस केस में इसके कंसेक्यूटिव नंबर्स को निकाला। इस तरीके से बहुत सारे केस हम लोगों ने ऊपर देखा। ठीक है। और इसी चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं सारे पैटर्न के ऊपर कि कैसे जो सक्सीडिंग टर्म है वो हमें पिछले टर्म में किसी फिक्स्ड नंबर को ऐड करने से मिल रहे हैं। और इसी चैप्टर में हम लोग और भी नंबर्स को देखने वाले हैं और निकालने वाले हैं कि हम लोग कैसे जो है इसके आगे के टर्म्स को निकाल पाएंगे, या फिर और इन तक के टर्म को कैसे निकाल पाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि इन्हीं एन टर्म के कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम कितने होंगे, इन सभी को अगर हम लोग जोड़ दे तो कितना आएगा। ये सारे जो टॉपिक है वो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग सॉल्व करेंगे। और तो और इस नॉलेज का यूज हम लोग अपने डेली लाइफ प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए यूज करने वाले हैं। तो देखो अब हमारा यहाँ से मेन जो टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स तुम्हें दे दिया गया है। टोटल 5 एग्जाम्पल हैं जो तुम यहाँ पे देख रहे हो। इन सारे में जितने भी नंबर हैं एक एक करके, तो उन सारे एक एक नंबर को हम लोग बोलेंगे टर्म। क्लियर है। और ये सारे जो टर्म हमें गिवन है उसके अगले टर्म तुम्हें यहाँ लिस्ट में दिख रहे हैं। और क्या ऐसा तुम सोच सकते हो कि इसके अगला टर्म क्या होगा। शायद तुम इसके पिछले जितने भी रूल हैं इनमें तुम ध्यान से देखकर तुम इसका अगला बता भी पाओ। तो आओ जरा इसके पीछे का जो लॉजिक है उसे देखकर हम लोग इसके अगले टर्म को बात करते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उसमें तुम देख रहे हो कि जो 1 है हमारा उसमें कोई ऐसा नंबर जोड़ा गया है कि 2 आ गया है। ठीक है। और 2 जो है उसमें कुछ ऐसा नंबर जोड़ा गया है कि 3 आ गया है। तो इस तरीके से तुम देखते जा रहे हो कि 4 तक ये केस है। तो 1 में 1 जोड़ा गया है तो 2 आया, 2 में 1 गया है तो
3 आया, 3 में 1 जोड़ा गया है तो 4 है। तो इसी तरीके से 4 में 1 जोड़ा जाएगा तब जाकर 5 आएगा। तो फर्स्ट वाले केस में जो हमारा प्रीसीडिंग टर्म है उसमें हम लोग एक ज़्यादा करेंगे तब हमारा अगला टर्म मिल जाएगा। उसी तरीके से सेकंड केस को देखो, सेकंड केस में जो है हम लोग 100 में से 30 को घटाए तो 70 आया। उसी तरीके से 70 में 30 घटाए तो 40, 40 में 30 घटाए तो 10, तो 10 में 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, वो हमारा आ जाएगा -20, और -20 जो है हमारा इसका अगला टर्म हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड वाला एग्जांपल तुम देख सकते हो, इसमें जो है 1 जोड़ा गया है। इसमें जोड़ा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारे जो है निगेटिव टर्म है, और निगेटिव में जब ऐड किया जाता है वैल्यू तो वो जो है कम होता जाता है, ठीक है। माइनस में जितना बड़ा वैल्यू रहेगा वो उतना ही छोटा रहेगा, क्लियर है। और माइनस में जितना कम वैल्यू रहेगा वो माइनस के सबसे ज्यादा वैल्यू से बड़ा वैल्यू रहेगा। जैसे माइनस में 236 है और माइनस में 1 है तो कौन बड़ा वैल्यू हो गया, -1, ये ध्यान रखना। उसी तरीके से तुम 4 और 5 को भी देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सक्सेसिव टर्म जो है वो हम लोगों ने एक फिक्स नंबर को अपने प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करने पे पाया है। इस तरीके के और भी नंबर्स तुम देख सकते हो, और इन्हीं सारे लिस्ट ऑफ नंबर को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। An arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to preceding term except the first term। देखो, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें एक फिक्स नंबर को ऐड करने पे पाया जाता है, और जो फर्स्ट नंबर होता है उसे छोड़कर। तो ये तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन था। और वो जो फिक्स नंबर तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है उसे हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये बात याद रखना कि जो कॉमन डिफरेंस है वो तुम्हारा पॉजिटिव, निगेटिव या फिर जीरो भी हो सकता है, ठीक है। जीरो, हाँ बिल्कुल जीरो भी हो सकता है। अब देखो एपी जो है उसे हम लोग डिनोट करते हैं A1, A2, A2, A3, A5, इस तरीके से। मतलब सारे जो टर्म होते हैं उसमें हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और कॉमन डिफरेंस जो होता है उसे हम लोग स्मॉल डी से डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ 5 एग्जांपल्स हैं जो तुम अपने अराउंडिंग से यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो, तुमने असेंबली में देखा होगा कि एक जो नंबर है स्टूडेंट का उसे कुछ इस प्रकार से अरेंज किया जाता है कि जो उनके हाइट है वो अरेंजिंग ऑर्डर में हो, और उसी को हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं कि वो सीक्वेंस में है। जो हाइट ऑफ स्टूडेंट है स्कूल का स्टैंड करने में वो सीक्वेंस में रहता है, ठीक है। तो जैसे कि तुम देख रहे हो 147 सेंटीमीटर का हाइट है, 148, इस तरीके से 147 तक 157 तक हाइट दिया हुआ है। अब देखो इसी तरीके से बी नंबर एग्जांपल जो है उसमें बताया गया है कि जो डिग्री ऑफ सेल्सियस है एक सप्ताह के अंदर उसे हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, तो हमें कुछ इस प्रकार का डिग्री ऑफ सेल्सियस देखने को मिला है। अब इस तरीके से तुम बहुत सारे एग्जाम्पल तुम यहाँ पे भी देख सकते हो। तो देखो, अगर बात की जाए अगर एपी को जनरल फॉर्म की, तो हमारा जो एपी का जनरल फॉर्म होता है वो हमारा इस तरीके का होता है। अब देखो यहाँ पे जो है तुम देख रहे हो ए प्लस डी, और इसी तरीके से A+2D, A+3D। तो क्या ये एपी का जनरल फॉर्म है, और है तो ये कुछ इस प्रकार से क्यों दिख रहा है। तो देखो, हम लोग अगर बात करें एपी की, तो एपी में हम लोगों ने देखा कि एक डेफिनेट नंबर जो है जुड़ा हुआ रहता है। तो तुम यहाँ देखो, यहाँ पे जो डी है वो हमारे पहला फर्स्ट टर्म में जुड़ गया तो वो सेकंड नंबर आ गया। अगर फर्स्ट टर्म में ही अगर 2 बार डी को जोड़ दे तो थर्ड टर्म आ जाएगा। उसी तरीके से फर्स्ट टर्म में 3 बार डी को जोड़ दे तो अगला टर्म आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा एपी को डिनोट करने का जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब तुमने यहाँ से ऊपर जितने भी एग्जांपल्स तुमने देखे वो सारे जो है फाइनाइट नंबर का टर्म है, यानी उसके अंत वाला जो टर्म है वो तुम्हें यहाँ पे गिवन है, और इस तरीके के टर्म वाले एपी को हम लोग फाइनाइट एपी बोलते हैं, ठीक है। एपी मीन समझ रहे हो ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अगर इसी तरीके के टर्म में तुम्हें अगर लास्ट टर्म ना दिया रहे तो उसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इस तरीके के जो एपी होते हैं उनमें लास्ट टर्म नहीं होता है। जो लास्ट टर्म होगा उसमें हम लोग फाइनाइट बोलेंगे, और जो नहीं होगा उसमें हम लोग इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ जो है एपी के बारे में जान लिया है। अब तुम्हें बताना है कि वो कौन कौन से इंफॉर्मेशन जो है तुम्हें अगर गिवन हो तो तुम बता सकते हो कि गिवन नंबर जो है एपी में हो। क्या वो फर्स्ट टर्म रहे तो वो काफ़ी है, या फिर तुम्हें बता दिया जाए कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा तो यह काफ़ी है। तो जवाब है कि अगर दोनों हमें मालूम रहे तब जाकर हम लोग बता पाएंगे कि एपी क्या है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल तुम यहाँ पे देख सकते हो, और इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल और भी दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा एग्जाम्पल शुरू होता है। एग्जाम्पल में देखो, अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल 1 जो दिया हुआ है वो बता रहा है कि ये टर्म तुम्हारा एपी में है, तो तुमसे बोला जा रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताइए कि क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म तो तुम देख रहे हो कि 3/2 है, लेकिन डिफरेंस के लिए क्या करें, तो डिफरेंस के लिए जो है ऑलवेज हम लोग 2 कंजिक्यूटिव टर्म को पकड़ते हैं और सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकाल देते हैं। वो वैल्यू जो आएगा उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जो कि तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 को देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें से बताइए कि कौन सा टर्म जो है एपी में है, और दे फॉर्म एन एपी, राइट। अगर वो एपी में है तो अगला टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि कोई भी 2 टर्म को पकड़ो, उसका डिफरेंस को निकालो। अगर डिफरेंस सारी जो है टर्म का वो सेम रहता है तो वो जो है वो हमारा एपी कहलाएगा, ठीक है। और एपी के लिए तुम्हें मैंने बता दिया कि क्या जरूरी है, उसी तरीके से इस सभी में तुम आसानी से बता सकते हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है nth टर्म ऑफ एपी, और ये टर्म जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें हर चीज़ मालूम होना ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ हम लोग जब nth टर्म की बात कर ही रहे हैं, तो इससे पहले कि मैं nth टर्म कैसे निकाला जाए उसका तरीका बताऊं, उससे पहले एक सिचुएशन के ऊपर आओ जरा नजर डालते हैं। जैसे यहाँ पे रीना जो है वो एक जॉब के लिए अप्लाई की हुई थी और उसे जॉब मिल जाता है। उसे मंथली सैलरी जो है 8,000 रुपीज़ दिया जा रहा है, और हर साल 500 रुपये का इंक्रीमेंट भी मिल रहा है उसको, ठीक है।
तो तुम्हें बताना है कि 5वां साल आते आते उसका मंथली इनकम कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा, पहला साल तो तुम्हारा 8000 ही रहेगा, क्योंकि ज्वाइन जब इतना पकी है तो इतना ही रुपये मिलेगा। अगला साल तुम्हारा 8500 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर देखा जाए तो वो अगला साल जो है 9000 हो जाएगा, 9500 हो जाएगा, फिर 10000 हो जाएगा, सॉरी। और यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3, 4 और 5 ईयर, तो 5 ईयर आते आते जो हमारा मंथली इनकम है वो कुछ 10,000 आ जाएगा। अब देखो, जब हम लोग यहाँ पे ये तो हो गया कि कॉन्सेप्चुअली हम लोगों ने सोच कर देख लिया। अब इसे हम लोग मैथमेटिकली जब रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखो। तो तीसरा ईयर आते आते हम लोग देख रहे हैं कि 8000 जो हमारा मंथली था उसमें हम लोगों को 2 बार 500 रुपये को जोड़ना पड़ रहा है। तो अगर हम लोग 500 को 2 इंटू 500 लिखे तो कोई दिक्कत, यानी 1000 जब हम लोग जोड़ कर रहे हैं तो उसे अगर हम लोग 2 इंटू 500 लिखेंगे तो वही हो जाएगा 1000। तो इसलिए हम लोगों ने 8000 प्लस 2 इंटू 500 लिख लिया। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। अब देखो, ये जो 2 है उसे अगर हम लोग 3 - 1 लिखे तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे सवाल आती है कि हम लोग 3 क्यों लिख रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे बात की जा रही है तीसरे साल की। अगर उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सेकंड ईयर के लिए देखें तो 8000, ठीक है भाई, 8000 लिख लिए। फिर सेकंड ईयर की बात की जा रही है तो सेकंड ईयर -1 × 500, ठीक है। तो इसे जब हम लोगों ने किया तो देखो हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा 8000 रह गया, ठीक है, और ये हमारा 500 बच जाएगा। वन जब 2 में से जाएगा तो 1 ही रह जाएगा। तो ये हमारा 500 हो गया, यानी टोटल जो वैल्यू है हमारा वो 8500 आ गया। तो ये वैल्यू जो है हमारा सेकेंड ईयर के लिए है। तो तुम देख रहे हो कि जो ये 2 - 1 हम लोग लिख रहे हैं ये कुछ परफेक्ट सन के साथ जो है एक दिशा में बता रहा है। वो कौन सा दिशा है कि वो वैल्यू को बता रहा है कि कौन सा ईयर में का है, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 3 ईयर और 4 ईयर में हम लोग देख रहे हैं कि 4 - 1 किए, ठीक है, उसी तरीके से 5 - 1 किए। तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो एक डेफिनेट पैटर्न बना रहा है। ये जो है अगर हम लोग इसे एपी की तरह देखें, सबसे पहले तो 8000, फिर 8500, इसी तरीके से 9000, तो ये जो है एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है और इसी पैटर्न को हम लोग एपी बोलेंगे। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारा ए हो गया 8000, और उसी तरीके से जो हमारा डी है वो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो आ जाएगा, यानी डी जो है हमारा 500 रुपीज हो गया। और ये देखो, हमें जब ए और डी मालूम चल गया तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब इसे हम लोग एपी का फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये 8000 को हम लोग लिखेंगे ए लिख लिए। फिर यहाँ पे देखो, अब ये जो है A3, ये यहाँ पे चेंज हो गया 4 से, यहाँ पे 5 से, तो इसे हम लोग एक एन का फॉर्म दे रहे हैं, और -1 सब में से है, यानी हमको 1 रखना पड़ेगा। और ये देखो, ये जो 500 रुपीज है इसे हम लोगों ने डी निकाला था, तो ये जो है ये एक डेफिनेट पैटर्न निकाल लिया, ए प्लस एन -1 इंटू डी। और यही जो फॉर्म है ये हमारा nth टर्म ऑफ एपी को निकालने के लिए फॉर्मूला है। क्लियर हो गया? अब देखो, यहाँ पे तुम्हें आगे देखने को मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक एग्जांपल तुम्हें देखने को मिल गया कि अगर हम लोगों ने 13, जैसे कि तुमने देखा कि उसका मंथली जो है 8000 रुपीज़ का है, ठीक है। इसी तरीके से और आगे साल बढ़ता गया, मंथली बढ़ता गया, तो उसी तरीके से अगर हम लोग देखें कि 15 ईयर में कितना उसका हो जाएगा मंथली सैलरी, और अगर वो हम लोग माने कि वो अभी भी वर्क कर ही रही है तो 25 सालों में कितना आ जाए। और इसी तरीके से अगर हम लोग देखा जाए कि अगर हम लोग 8000 फिर 500 इस तरीके से ऐड करने जाए तो बहुत ही लंबा प्रोसेस चल जाएगा। जब हम लोग 25 साल के अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये डेफिनेट है कि वो एक लंबा कैलकुलेशन चल जाएगा। तो उसी को हम लोगों ने सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे एक डेफिनेट फॉर्म को निकाल लिया। जो तुमने ऊपर तुमने फॉर्म देखा था वो फॉर्म हम लोगों ने यहाँ से निकाला कि जब हम लोग ए प्लस एन -1 इंटू डी जब हम लोग करेंगे तो जो वैल्यू है हमारा निकालना वो एन के जगह पर रखेंगे, और आसानी से हमारा जो अमाउंट है वो हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो तुम यहाँ से टोटल जो है कैलकुलेट करके यहाँ पे वो फॉर्म निकाल लिए। अब देखो, उसी तरीके से यहाँ पे कुछ एग्जांपल तुम्हें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एपी दिया हुआ है, तुम्हें पूछा गया है 10th टर्म क्या है होगा इसका। तो 10th टर्म के लिए हम लोगों ने बात किया था कि ए प्लस एन -1 इंटू डी होना चाहिए। तो एन का निकालना क्या है 10, तो एन जो है हम लोग 10 की जगह पे रख देंगे, 10 - 1 यानी 9 इंटू डी करेंगे। तो डी इस केस में कितना है, 7 में से 2 को माइनस कर दो तो 5, तो 5 कर दिया। अब इसमें ऐड कितना करना है ए टर्म को, ये हमारा 2 है, तो 2 ये जो वैल्यू है वो हमारा 45 हो गया, प्लस 2 अगर हम लोग कर दे तो वो हो गया हमारा 47। तो इस तरीके से 10th टर्म जो है इस एपी का वो हमारा 47 आ गया। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल तुम देख सकते हो, जैसे कि एग्जांपल नंबर 4 को ध्यान से देखो। ये टर्म जो है एपी में है, यहाँ पे लास्ट टर्म तुम्हें दिया गया है। अब इसमें बताया पूछा जा रहा है कि क्या इसमें कोई ऐसा टर्म है जो जीरो को इक्वल होगा, यानी जीरो होगा इसमें कोई ऐसा टर्म, अगर होगा तो वो बताइए कि वो कौन सा टर्म पे होगा। तो उसे चेक करने के लिए देखो हम लोग ये जो जीरो है इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे, और देखो यहाँ पे हमारा ए जो टर्म है वो 21 हो गया, फिर डी जो है वो हमारा इसमें से इसको घटाए तो हमारा आ गया -3, और फिर हम लोगों ने ए एन टर्म देखा तो वो हमारा -81 आ गया। अब देखो, जब हम लोगों ने इसे सॉल्व करते गए तो जो एन टर्म है वो हमारा 35 आ गया, यानी जो लास्ट टर्म है वो हमारा 35 टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इस एपी में 35 टर्म तक देख लिया वैल्यू को। अब यहाँ पे देखना है कि जो लास्ट टर्म है वो हमारा जीरो कितने टर्म पे आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे वही पैटर्न को फॉलो करेंगे। ए हम लोगों ने लिख लिया, एन -1 इंटू डी लिख दिया, और लास्ट टर्म जो है हमारा एन टर्म जो है वो हम लोगों को यहाँ पे लेना है जीरो। तो यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया तो एन टर्म जो है जीरो आ जा रहा है 8 पैलेस पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने बता दिया कि हाँ भाई जो जीरो है वो हमारा इस टर्म में है, और जो 8 पैलेस है इसमें इस एपी में वो हमारा जीरो को शो करता है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेंगे, और इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी तुम्हें चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तुम प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो।
और देखो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है कि कैसे एन टर्म निकाला जाए, तो वो तुम आसानी से देख सकते हो, यहाँ से 9-10 एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे अब बात करते हैं हम लोग सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। और देखो जब हम लोग बात करने जाते हैं एपी के nth टर्म का सम का, तो उससे पहले एक सिचुएशन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इस बच्ची का जो है बर्थडे मनाया जा रहा है। अब इस बर्थडे में आखिर क्या हो रहा है, देखो ये औरत जो है इसका नाम साकिला है, ठीक है। ये इसकी बॉडी बेटी के मनी बॉक्स में 100 रुपीज डालती है, ठीक है। उसके सेकंड बर्थडे पे उसमें रुपये कितने हो जाते हैं, 150। फिर अगले बर्थडे पे 200। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हर एक बर्थडे पे उसके मनी बॉक्स में 50 रुपीज इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से बताना है कि जब वो लड़की 21 साल की होगी तो उसके बर्थडे में जो कितना मनी बॉक्स में पैसा जमा हो चुका रहेगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग इस तरीके से जोड़ते जाए तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उसको हम लोग सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे देखो क्या करते हैं। सबसे पहले इसे हम लोग 1 2 से 100 तक लेकर समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग सम करें 1 2, ये जो नेचुरल नंबर है ये 100 तक, तो देखो कैसे करेंगे। पहले केस में हम लोगों ने जो है सम जो ले लिया वो 1 2 3 ऐसे करते करते 100 तक। अब दूसरे केस में हम लोग इसी नंबर को रिवर्स कर देते हैं। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और लेकिन दूसरे इक्वेशन में हम लोग जो है इसे रिवर्स कर देंगे, जो यानी जो वैल्यू है हमारा वो हम लोग उल्टा ले लेंगे, ऐसे लेते लेते हम लोग 1 तक आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये दो इक्वेशन हमें मिल चुका है। जब हम लोग इसे सम करेंगे तो जो एस है हमारा वो 2 हो जाएगा। और यहाँ देखो ये 1 और 100 जोड़े तो 101, 101। इसी तरीके से जितना भी टर्म है उसे हम लोग जब जोड़ रहे हैं तो 101 आ रहा है। यानी 100 टाइम्स जो है वो 101 आएगा, क्योंकि टोटल टर्म जो है वो 100 टर्म्स है, ठीक है। और यहाँ पे 2s था, जब ये हमारा इसके डिवाइड में जाएगा तो ये 100 को 50 मतलब में कर देगा, और 101 से जब मल्टीप्लाई होगा वैल्यू तो वो हमारा हो जाएगा 50 यानी 5050। तो इस तरीके से देख रहे हो कि सम किस तरीके से आया, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग एपी के केस में देखें तो एपी का फॉर्म जो है हम लोग देख रहे हैं इस तरीके का होता है। और एपी का फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं कि एन टर्म को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, सही बात है। तो ये हमारा ये लास्ट टर्म का फॉर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ से ऐड होते होते लास्ट टर्म तक ऐड हुआ है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स किए तो लास्ट टर्म हमारा यहाँ आ गया और इस तरीके से ऐड होते चला गया। तो देखो यहाँ पे दो लास्ट टर्म आ गया, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया इन दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पे 2s हो गया। और यहाँ पे जब हम लोगों ने बाकी के टर्म्स को मतलब देखा तो वो एन टर्म तक आ रहा था। तो यानी एन इंटू जो हमारा लास्ट टर्म था उसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो जो वैल्यू है हमारा वो हमारा आ गया n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब तुम पूछोगे कि ये 2 कहाँ से आ गया, तो यहाँ देखो तुम जब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में देखोगे तो जो वैल्यू हम लोगों ने रिवर्स करके लिखा था उस केस में जो हमारा सम करने पे आया वैल्यू, उन सारे में जो है 2 का मल्टीपल देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। और 2 को जब हम लोग कॉमन किए तो जाकर हमारा वैल्यू इस तरीके से दिखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से तुम देख रहे हो कि ये वैल्यू जो है वो एन टाइम तक मल्टीप्लाई हो रहा था। तो एन जो है हम लोगों ने वो फर्स्ट टर्म में जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो वो वैल्यू हमारा इस तरीके का आ गया। और यही जो है सम ऑफ एन टर्म करने का एपी में फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से तुमने सम ऑफ एपी का भी फॉर्म देख लिया कैसे कैसे होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल तुम्हें देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें कि अगर दो सम जो है एन टर्म का दिया रहे और एन टर्म के लास्ट टर्म में से एक टर्म का सम दिया रहे, तो तुम्हें एपी में एन टर्म कैसे निकालना है। तो सम ऑफ एन टर्म माइनस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म अगर करेंगे तो एन टर्म जो है हमारा एपी का वो निकल जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जो तुम देख सकते हो। और यहाँ पे हमारा जो थ्योरी पार्ट होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो हमारा यहाँ से क्लियर हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पे तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया। यहाँ से आगे जो है जो भी चैप्टर तुम कमेंट करोगे उसके ऊपर हम लोग वीडियो बना देंगे। और वीडियो को करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और ऐसी और भी वीडियो तुम्हें चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, तो तुम उन्हें प्लेलिस्ट जाकर